हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो पुष्पी पादप हैं अर्थात जिनमें पुष्प निकलते हैं, आवर्त बीजी जो प्लांट होते हैं, उनमें लैंगिक जनन की प्रोसेस कैसे होती है। तो ये चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये लेसन चैप्टर जो है ये वो काफ़ी लंबा है और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास धैर्य और समझ दोनों होनी चाहिए। अदरवाइज़ आज ये चैप्टर तो समझ जाएंगे लेकिन कल आप इसको श्योर है कि भूल जाएंगे और ऐसे समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आपको अब स्टोरी क्लियर कर देते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी आखिर क्या है, और जब स्टोरी आपको क्लियर होगी तो आने वाली हर सीन आपको समझ आ जाएगी। तो स्टोरी ये है कि जो भी पुष्पी पादप होंगे उनमें पुष्प होगा क्लियर। पुष्प की संरचना में पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये भी क्लियर हो गया आपको कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। जो पुंकेसर होता है वो मेल सेक्स आर्गन होता है और जो स्त्री केसर होता है वो फीमेल सेक्स आर्गन होती है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रोसेस होती है, हम मान लेते हैं कि ये एक पुष्प है और ये द्विलिंगी पुष्प है जिसमें मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों लगे हुए हैं। ऐसे में इनका विकास होगा और इनका विकास होगा, ये भी प्रोसेस आप जानते हैं। विकास होने के बाद जो ये मेल सेक्स आर्गन से उत्पन्न हुआ मेल गैमीट परागकण यहाँ से जा कर के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाता है और इस प्रोसेस को ही हम लोग परागण कहते हैं। अब होता क्या है कि परागण का विकास होगा कहाँ पर? परागकोश में। परागकोश में विकास होगा, इसके बाद परागण की क्रिया होगी। परागण की क्रिया हेल्प करेगी हमारे परागकण को स्त्री केसर तक पहुँचने में। वर्तिकाग्र में जा कर के जो परागकण है वो जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है और इसके बाद उसके बीजांड में जा कर के फ्यूजन करता है, जिससे कि आगे चलकर बीज का निर्माण होता है और बीज के चारों ओर फल बन जाता है। तो टोटल स्टोरी यही है घूम घुमा के, जिसमें आपको पुष्प की संरचना जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको क्लियर होगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका है पुष्प जो होता है वो पादप का जन्नांग होता है। हमारे चारों ओर जितने भी पादप पाए जाते हैं उनमें आप बड़े छोटे अनेक प्रकार के पुष्प पा सकते हैं जो विभिन्न रंग, आकार और सुगंध के होते हैं। ये बातें आप पहले से जानते हैं। मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आप जो भी स्टोरी है पूरी समझ जाएंगे, जिससे अब आपको आगे समस्या नहीं होगी। पुष्प की संरचना में आपने जाना था कि 4 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र था बाह्य दलपुंज, ये हरे रंग के होते हैं और पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं जब कलिका अवस्था में होती है तब। और दूसरे थे आपके दलपुंज, ये क्या करते हैं? ये रंग बिरंगे होते हैं और कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि वो परागण करने के लिए हेल्प कर सके। और ये दोनों जो होते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज सहायक अंग होते हैं। जबकि जो तीसरा चक्र है आपका पुमंग और यहाँ पर जायांग, ये मेल होते हैं और ये होता है फीमेल सेक्स आर्गन। तो ये दोनों मेन पार्ट होते हैं और यहीं पर हमने कहा था मेल गैमीट का विकास होगा और यहाँ पर फीमेल गैमीट का विकास होगा और ये जा कर के यहाँ पर फ्यूजन करेंगे। यहाँ ध्यान से आप समझेंगे, ये जो परागकण है यहाँ से निकलेगा और आ कर के वर्तिकाग्र पर चिपक जाएगा और ये इतनी प्रोसेस कहलाएगी परागण। स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन पहले से अगर आप जान रहे होंगे स्टोरी तो आगे के सीन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ तक जो होता है वो निषेचन के पहले की घटनाएं हैं, चूँकि निषेचन अभी नहीं हुआ है और जो ये परागकण है वो जर्मिनेट होता है और अंदर जाकर बीजांड को फ्यूज करता है और इतनी क्रियाएं जो हैं वो निषेचन से पहले की क्रियाएं हैं। और यहाँ पर जो निषेचन हो रहा है वो दोहरा निषेचन होता है, जबकि जंतुओं में तो ऐसा नहीं था। इसीलिए यहाँ पर आपको स्पेशल रूप से द्विनिषेचन पढ़ाया जाता है। तो दोहरा निषेचन होने के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं वो हम लोग निषेचन के पश्चात में पढ़ेंगे। तो हमको 3 घटनाएं पढ़नी है। पुष्पों में लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। एक निषेचन से
पहले की घटनाएं, दूसरा है दोहरा निषेचन और तीसरा है आपका निषेचन से पश्च की घटनाएं। अब बात करें निषेचन से पूर्व की घटनाओं और संरचनाओं में आपको क्या पढ़ना है। हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, जो निषेचन के पूर्व की घटनाएं होंगी उसमें मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों का अलग अलग विकास हो रहा होगा, लेकिन हम तो दोनों को अलग अलग ही पढ़ेंगे ना, तो पहले नर पढ़ेंगे फिर मादा पढ़ेंगे, एक साथ तो दोनों नहीं पढ़ सकते, है ना। यहाँ बनाना आसान है, एक साथ इधर बना दिया एक साथ इधर बना दिया, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पढ़ना है हमको। हम नर जननांग और जो नर युग्मक है उसका विकास पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग मादा युग्मक का विकास। ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे निषेचन से पहले की घटनाओं में, फिर इनका होगा फ्यूजन दोहरा निषेचन में, और इनके फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और उसका विकास हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के पश्च घटनाओं में। तो निषेचन के पूर्व घटनाओं में जननांगों का विकास होता है। नर जननांगों में परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि का विकास होता है। वहीं मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी, भ्रूणकोश आदि का विकास होता है। ये भी आप पहले से जान चुके हैं कि जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग होता है, जिसमें पुतंतु, परागकोश और परागपुट तथा संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। आप ये स्ट्रक्चर भी पहले से समझ चुके हैं। अब हम इसके आगे जानते हैं। यहाँ तक तो आप जान ही चुके थे कि जो परागकोश होता है उसमें विभिन्न परतों के भीतर जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है वो डिवाइड करती है और आगे चल के आपका क्या बनाती है, परागकण का निर्माण करती है। तो अब हम लोग इसके आगे जानते हैं। देखिए, अब जो परागकोश है उसका विकास होता है, और परागकोश का विकास होगा, पुमंग का एक पार्ट होता है परागकोश, और उसका विकास होता है जिसमें सबसे पहली स्टेज में बाह्य त्वचा और विभज्योतकीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभज्योतकीय कोशिकाएं वह होती हैं जो जल्दी जल्दी डिवीज़न कर सके, और इसके बाद प्रप्रसूत कोशिकाएं बनती हैं जो कि आगे चल करके क्या बनाएंगी, परागकण का निर्माण करेंगी। साथ साथ में संवहन ऊतक भी इसमें होता है। इसकी स्टेज आप देख सके। इससे पहले वाले फिगर में आपने ये संरचना पढ़ी थी, जिसमें हमने यहाँ बात किया था कि यही होती है मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब होता क्या है कि इनका हो जाता है विकास, और टेपिटम के भीतर आप देख रहे हैं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित है। ये देखिए आप, और जब ये विकसित हो जाती हैं और डिवीज़न के बाद परागकणों का निर्माण कर देती हैं तो इनका स्फुटन हो जाता है। स्फुटन का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जिससे कि परागकण बाहर आ जाते हैं। अब पूरी प्रोसेस ये हमको जानना है कि ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है वो कैसे डिवाइड करती है। चूँकि ये होती है 2n नंबर, और ये आगे चल करके चार परागकणों का निर्माण करती है जो कि अगुणित होते हैं। तो ये प्रोसेस अब हमको जानना है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस क्रिया के अंतर्गत ध्यान से और समझ से और धैर्य से 3-4 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस चैप्टर के लिए। लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लघु बीजाणु अर्थात परागकण, लघु बीजाणु हमने क्या कहा है, परागकण ही होते हैं, और गुरु बीजाणु आपके बीजांड होंगे जो फीमेल पार्ट होगा। तो इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है, अर्थात डेवलपमेंट होता है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर, अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, पता चलता है कि इसमें विभिन्न परतों के भीतर लघु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होती है। ये देखिए आप फिगर फिर से देख लीजिए। ये देखिए आप, ये अनुप्रस्थ काट है जिसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न परतों, क्योंकि बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, इन सब के भीतर आपकी उपस्थित होती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, अर्थात 2n होती हैं, जिनके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। परागकण को ही
लघु बीजाणु कहते हैं। ओके, तो जो मातृ कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 आगुणित परागकणों का निर्माण करती है। अब ध्यान से यही समझा देते हैं जो आगे पढ़ाने वाले हैं। अब परागकण बन जाएगा हमारा, फिर क्या होगा, परागकण बनने के बाद तुरंत क्या कहते हैं, परागण की क्रिया नहीं होती कि वो बनेगा और तुरंत जाकर के स्त्री केसर पे पहुंच जाएगा, नहीं, उसका विकास होता है। परागकण, पराग नलिका जमती है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होता है, फिर इसके बाद वो परागण के लिए आगे प्रोसेस करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है वो 2n नंबर होती है, और एक तरफ इसमें एक बीजपत्री की बात की गई है। जो आवर्त बीजी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, मोनोकाट और डाइकाट। एक तरफ एक बीजपत्री की प्रोसेस दिखाई गई है और दूसरी तरफ द्विबीजपत्री की प्रोसेस इसमें दिखाई गई है। ध्यान से देखिएगा। तो मातृ कोशिका डिवाइड करती है, आगे डिवीज़न में जाती है, और 1 से 2 ऐसे दोनों तरफ आप फिगर देखते रहें और समझते रहें। इस फिगर को आपको कॉपी में भी अपने ड्रा करना है। और फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 4 हमारे परागकण बन जाते हैं। चारों परागकण हमारे बन चुके हैं। क्लियर हो गई बात? चारों परागकण बन चुके हैं। अब ये मेच्योर होंगे। चारों परागकण बनने के बाद क्या होंगे? मेच्योर होंगे। ध्यान से समझिएगा, जब मेच्योर होंगे तो उनका स्फुटन होगा। स्फुटन जान लेते हैं कैसे होता है, फिर जानेंगे कि आखिर मेच्योर कैसे हुए थे। तो परागकोश का स्फुटन, जब परागकोश में क्या कहते हैं, परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो उसका स्फुटन होता है, जिससे परागकण परागकोश से बाहर आ जाते हैं। यह विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। कुछ विधियां यहाँ आप देख रहे हैं कि लंबवत स्फुटन होता है जिससे परागकण बाहर आते हैं, रंध्रक द्वारा भी आ सकते हैं, अनुप्रस्थ काटना से भी ऐसे निकल सकते हैं, और कपाट द्वारा भी परागकण बाहर निकल सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि बाहर कैसे आएंगे परागकोश से, लेकिन परागकोश के अंदर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा उसको अब हम जानते हैं। तो इस क्रिया को देखिए ध्यान से, जो परागकण होगा वो एक्चुअल में क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। परागकण को हम लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट, ये तीनों नाम किसके हैं? परागकण के हैं। यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अब कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है कि परागकण क्या है और नर युग्मकोद्भिद क्या है। देखिए, जो परागकण है वो डेवलप करेगा, उसमें विभिन्न और भी जमेंगे। देखिए, अभी आगे आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी, आप अपने दिमाग में कोई भी डाउट मत लाइए। अब ये समझना है कि यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतया एक कोशिकी अगुणित गोलाकार या अंडाकार द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है। 2 लेयर पाए जाएंगे ऊपर, और संरचना आप ऐसे समझ लें, ये है आपकी परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि परागकण की संरचना बनाइए तो आपको ये फिगर बनाना है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बाहर बाह्य चोल उपस्थित होता है। बाह्य चोल जो होता है वो मोटा व खुरदरा होता है, ये भी देख लिया आप, मोटा होता है, खुरदरा होता है, तथा यह एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, उस पदार्थ का नाम भी आप याद कर लें, स्पोरोपोलेनिन नाम होता है। स्पोरोपोलेनिन, ये नाम आप याद कर लें। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है, और ये क्या करता है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जो हमारा परागकण है, चूँकि उसको इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी तो करना है, भाई बाहर जाएगा वो तो उसको सर्वाइव करना होगा और जल्दी नष्ट ना हो, इसलिए ये जो बाह्य चोल होता है वो उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब बाह्य चोल के अंदर देखें हम लोग, तो बाह्य चोल से जब हम अंदर जाते हैं तो हमारा उपस्थित होता है अंतःचोल। क्या उपस्थित होता है? अंतःचोल। और अंतःचोल क्या होता है? यह एक पतला एवं कोमल झिल्ली के जैसा अस्तर होता है। देखिए, पतला है और झिल्ली के जैसा अस्तर होता है, और ये क्या करता है, यह परागकण के जीवद्रव्य को ढके रहता है। ये जीवद्रव्य है इसका, इसको ढके रहता है,
और ये भी किससे बना होता है, ये बना होता है आपका पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। ये चीज़ें आप समझते ज़रूर रहिए, क्योंकि इंटर के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं जिसमें ये सब 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने बाह्यचोल किससे बताया था, आपको याद होगा, स्पोरोपोलेनिन से। और जो ये है आपका अंतःचोल, उसमें क्या होता है, पेक्टोसेलुलोज उपस्थित होता है, पेक्टोसेलुलोज उपस्थित होता है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका बाह्यचोल और ये हो गया अंतःचोल। अब ध्यान से यदि देखा जाए तो जो बाह्यचोल होता है उसमें जगह जगह कुछ छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, छिद्रनुमा संरचनाएं आपको दिख रही हैं। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहीं से आगे चल करके इसका जब भी जर्मिनेशन होगा तो यहीं से जर्मिनेशन होगा। अंकुरण के लिए ये पार्ट ही आगे काम करेंगे। जो पराग नलिका अभी आगे बनेगी ऐसी स्ट्रक्चर, वो इन्हीं जनन छिद्र के थ्रू ही बनेगी। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो ये परागकण है वो जर्मिनेट कैसे करता है। जो परागकण होता है उसके जर्मिनेशन प्रोसेस को ही हम लोग लघु युग्मक जनन कहते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त पराग कण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखिए ध्यान से, परागकण भी हो और पराग नलिका साथ साथ में हो। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था आपको, जिसमें जो ये परागकण है और उसके साथ साथ जनन छिद्र से जर्मिनेशन भी बाहर निकला हो, पराग नलिका इसको कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो है माइक्रोगैमीट बोलेंगे, माइक्रोगैमीट बोलेंगे या मेल गैमीट बोलेंगे। तो जो लघु युग्मक जनन होता है, यानी जो इसका विकास होता है, ये जर्मिनेट करता है, कहने का मतलब जर्मिनेशन। अब यही प्रोसेस आप समझ लीजिए, तब आगे पढ़िए। ये प्रोसेस 2 चरणों में होने वाली है। सबसे पहला चरण जब परागकोश के अंदर ये होगा, ये परागकोश के अंदर होगा, तब पहले चरण में इसका विकास होगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, परागकोण से ये परागकण से ये बाहर जाएगा, इसका परागण होगा और ये स्त्री केसर पर पहुंच जाएगा। और जब स्त्री केसर पर ये पहुंच जाएगा तो जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है, वहाँ से पूरा वर्तिका से होकर के इसको ट्रेवल करना होता है। हमने कहा था जर्मिनेट करके ट्रेवल करेगा। तो जो दूसरा जर्मिनेशन होता है या दूसरा डेवलपमेंट होता है, दूसरा चरण होता है, वो होता है परागण के बाद। जबकि जो पहला जर्मिनेशन या पहला डेवलपमेंट था वो हो रहा था परागण से पहले। बीच की प्रोसेस है परागण हम लोग आगे समझ लेंगे अभी। तो जो लघु युग्मक जनन के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण हम बात करते हैं, तो यह चरण परागण से पहले होता है, परागण से पहले होता है। इसमें परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यह 2 असमान, मतलब बराबर नहीं, एक बड़ी होगी और एक छोटी कोशिका होगी। 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। बड़ी कोशिका को हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं और वहीं जो छोटी कोशिका है ये वाली, उसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। परागकण आप ध्यान दीजिएगा, जो परागकण है जब द्विकोशिकीय स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें 2 केंद्रक हों, 2 केंद्रक हों, 2 केंद्रक वाली स्टेज में जब ये पहुंच जाएगा तभी इसका परागण होगा। इससे पहले वो परिपक्व नहीं है। तो हमने जान लिया कि पहले चरण में इसका विकास हुआ, जिसमें ये द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय स्टेज में पहुंच गए। देखिए, जो कायिक कोशिका का केंद्रक है वो बाद में जो है वो विलुप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो जनन कोशिका के दोनों केंद्रक हैं ये आगे जाकर पराग नलिका में शिफ्ट हो जाएंगे और जा करके डबल फ्यूजन करेंगे, इसीलिए द्विनिषेचन होता है। आई थिंक अब बातें आपको कुछ कुछ समझ आ रही होंगी। अब देखिए, जो दूसरा चरण होता है वो परागण के बाद होता है। यह परागण के बाद होता है। इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, जो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। हमने कहा था यहाँ से जर्मिनेट करेंगे और वर्तिका से होती हुई कहाँ तक पहुँच जाएगी, बीजांड तक पहुँच जाएगी। परागकण के अंकुरण से बनी
पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित हों नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण के अंकुरण हमने कहा जर्मिनेशन के बाद वो स्वयं होगा और साथ साथ में उसमें पराग नलिका भी जब लगी होगी तो ही उसे हम लोग मेल गैमीट कहेंगे। अब पूरी प्रोसेस को बाई फिगर आप समझिए। ये तो आप समझ चुके हैं कि जब एक पराग कण बनेगा कहाँ बनता है, भ्रूण कोश में ना पराग कोश में। भ्रूण कोश आप कहाँ पढ़ेंगे, जब फीमेल पार्ट में पढ़ाऊंगा वहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको भ्रूण कोश। यहाँ आपको क्या नाम रखना है याद, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आपको नाम याद रखना है पराग कोश। तो ये जो बना हुआ है पराग कोश में बना हुआ है। क्लियर, कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। पराग कोश में बना हुआ कैसे बना हुआ है, पराग कोश के अंदर जो मातृ कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी उससे बना हुआ है। एक मातृ कोशिका से 4 बने थे, कितने बने थे, 4 बने थे। ये अगुणित होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, ये भी क्लियर। अंडाकार या गोलाकार हो सकते हैं। अभी आपने ये भी जाना था बाह्यचोल अंताचोल, है ना, केंद्रक जनन छिद्र, इन सब के बारे में जानना था। तो ये चीज़ें आप जान चुके हैं। तो ये है हमारा परागकण। अब परागकण जर्मिनेशन की प्रोसेस में जा रहा है, जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण की प्रोसेस में ये जा रहा है और धीरे धीरे इसका डिवीज़न होने लगेगा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 केंद्रक बन चुके हैं, एक नली केंद्रक बन चुका है और साथ साथ में जनन छिद्र का भी विकास हो चुका है। और ये हो गई आपकी जनन कोशिका और ये हो गई आपकी कायिक कोशिका। हमने कहा था जो बड़ी कोशिका है वो क्या है, कायिक कोशिका है, और जो छोटी कोशिका है वो जनन कोशिका है। साथ साथ में रिक्तियाँ भी इसमें बनने लगेंगी। अब हमने कहा था जो आपकी वर्धी या नली कोशिका या कायिक कोशिका, सारे नाम एक ही हैं, ये वर्धी अंगों के विकास या वर्धी स्ट्रक्चर्स के निर्माण में भाग करेगी, जबकि जनन कोशिका जो आपके क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बनने वाले हैं, युग्मक बनने वाले हैं, उनका विकास करेगी। अगले चरण में आप देखेंगे तो ये आपका विकास हो चुका है। देखिए ये जनन छिद्र द्वारा पराग नलिका का स्ट्रक्चर बाहर आ चुका है। ये हो गई आपकी पराग नलिका और ये हो गए आपके 2 नर युग्मक। कहाँ से बने थे, इस जनन कोशिका से बने थे, इसी से बने हुए जनन कोशिका से। और इसको हम लोग कहते हैं नली केंद्रक। ये आपका गाढ़ा कोशिका द्रव है और इसको कैलोस प्लग बोलते हैं। और ये आपका था आपका परागकण। ये कहाँ का स्ट्रक्चर है आपका, परागण के बाद का। तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर परागण से पहले होता है और परागण क्या क्रिया है, परागकण का स्त्रीकेसर तक पहुंचना। तो ये परागण से पहले की क्रिया है और ये है परागण के बाद की क्रिया। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो। अब जान लेते हैं कि जो परागण है या परागकण है तो उसका जीवन क्षमता कितना होता है, कितने समय तक एक परागकण जीवित रह सकता है। तो वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है परागकण का जीवन काल कहलाता है। यह कुछ मिनट से कुछ महीनों तक हो सकता है। समझ में, जैसे जो अनाज है उनमें करीब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट होता है, जबकि गुलाब वगैरह में कुछ महीनों तक परागकण जो है वो जीवित रहते हैं। इसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। अब बहुत सारे जो हमारे लिए नेसेसरी प्लांट हैं उनके परागकणों को क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर पर संरक्षित रखा जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। तो परागकणों को क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा नाइट्रोजन की उपस्थिति में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में संरक्षित किया जाता है। इन भंडारित परागकणों को ही हम लोग पराग बैंक कहते हैं। तो इतनी प्रोसेस आपको समझ आ गई है। ओके, देखिए चूँकि काफ़ी लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, पुनः जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको आपको रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन लेके न जाएं, क्योंकि इतने समय तक आपने पढ़ा और अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने जाना जो पुमंग होता है वो नरजन्नांग होता है जिसमें कई पुंकेसर सूक्ष्म बीजाणु पर्ण होते हैं। कई नरजन्नांग में कई पुंकेसर हो सकते हैं, हमने आपको बाई फिगर भी दिखाया था। जो पुंकेसर होता है वो पुमंग की एक इकाई होती है जिसमें परागकोश, पुतंतु एवं संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। अब परागकोश क्या होता है, यह 2 पालियों में बना होता है ना। इस तरह संरचना आपने बनाई थी, याद आया आपको।
2 पालियों में बना होता है और हर पाली में 2 होते हैं, तो 4 हो गए थे काटने के बाद, ये भी आपको याद आ गया। जिसमें 2 सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ होती हैं, तो कितनी बीजाणुधानियाँ हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। इस तरह का संरचना आपको याद आ रहा होगा, इस तरह का। ओके, तो 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ होती हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ का मतलब इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब क्या बन गए आपके माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं? परागकण। परागकण बन गया, यही आपका नर युग्मकोद्भिद है। परागकण में क्या बनती हैं? 2 प्रकार के कोशिकाएं बनती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं? 2 प्रकार की, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। ओके, तो जो आपकी कायिक कोशिका है उसके केंद्रक को हम लोग वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक कहते हैं। वर्धी का मतलब कायिक ही होता है, वेजिटेटिव। यह क्या करता है? परागनली के विकास में उपयोग होता है। ये जो परागनली बन रही थी, परागनली कैसे बन रही थी? ऐसे जनन छिद्र से जो निकला था स्ट्रक्चर, उसी को तो हम लोग परागनली कह रहे थे। तो ये परागनली के विकास में उपयोग होता है। और साथ साथ में आपका जो जनन कोशिका थी, ये जो जनन कोशिका आपकी बनी हुई थी, उसका केंद्रक आगे चल के 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। ये 2 नर युग्मक एक बीजांड के भीतर प्रवेश करेगा, वहाँ फ्यूजन करेगा, और एक नलिका में फ्यूजन करेगा, तब होगा आपका दोहरा निषेचन। क्लियर हो रहा है आपको? प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, आप समझते जाएंगे। चूँकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसको बहुत समझदारी से आप पढ़िएगा। चीज़ें सरल करिए, समझिए, बार बार पढ़िए, 1 नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन क्लियर ज़रूर कर लीजिए। तो 2 नर युग्मक केंद्रक बनेंगे। एक केंद्रक अंड कोशिका से संलयित होगा, द्विगुणित युग्मज बनाएगा, ये आकर के इसको फ्यूज करेगा और ये द्विगुणित हो जाएगा। दूसरा केंद्रक द्वितीयक या ध्रुवीयक केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाएगा, जिससे अब जब बनेगा वो 3n होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारी बातें जानी, जिसमें आपने जाना पुष्प क्या होता है। ओके, पुष्प में 2 प्रकार के जननांग होते हैं, मेल और फीमेल। मेल जननांग के बारे में आज पूरा कंप्लीट आप पढ़ चुके हो। क्या कंप्लीट आपने पढ़ा वो भी क्लियर कर देते हैं कि ये होता है परागकण का निर्माण। कहाँ पर होता है? पुमंग में। पुमंग के परागकोश में, परागकोश के अंदर पाई जाती है सूक्ष्म बीजाणुधानी। सूक्ष्म बीजाणुधानी में पाई जाती हैं बहुत सारी मातृ कोशिकाएँ जो 2n नंबर की होती हैं, और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण करती हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा? ओके। परागकण का विकास 2 चरणों में होता है। एक होता है परागण से पहले विकास, और एक होता है परागण से बाद का विकास। परागण से पहले के विकास में इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। और परागण से बाद वाले में जो कायिक कोशिका है वो आपका नलिका बनाती है, पराग नली बनाती है, और जो जनन कोशिका है वो नर युग्मक केंद्रक का निर्माण करती है, जो आगे जाकर फ्यूजन करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस अब आप जान चुके हैं। अब आप क्या आगे पढ़ेंगे? हाँ, मादा जननांग पढ़ेंगे। मादा जननांग का विकास करेंगे। एक तरफ हमने नर जननांग पूरा पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ लेंगे पूरा मादा जननांग। फिर क्या करेंगे? परागण क्रिया पढ़ेंगे, यानी नर जननांग और मादा जननांग के दोनों के युग्मकों का जो फ्यूज़न होने की प्रोसेस है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे निषेचन, और फिर निषेचन के बाद की घटनाएं।